नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से कुछ नहीं होता। कभी कभी हालात और लोग अचानक हमारी सोच और उम्मीदों के बिल्कुल उलट हो जाते हैं। इससे हमें संभलने का मौका नहीं मिलता, सोचने का वक्त नहीं मिलता और वे हम पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अपनी मौसी के साथ रहता था क्योंकि वो अकेली थीं। जब मैं उनके पास आया था तो बिल्कुल तंदुरुस्त और चुस्त था, मगर मेरी हमदर्दी ने ही मुझे वो दिन दिखाए कि मैं खुद किसी काबिल नहीं रह गया। मौसी ने मेरे साथ जो किया वो सोचकर भी कांप जाता हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है। मुझे मौसी के पास रहते हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि अचानक मेरी हालत बिगड़ने लगी। पिछले कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब महसूस कर रहा था। सिर भारी था, आज भी सुबह उठा तो बहुत कमजोरी थी, पैरों में तेज दर्द था और ये सब मेरी समझ से बाहर था। आखिर हो क्या रहा था? वैसे मैं बिल्कुल ठीक था, कोई चोट भी नहीं लगी थी। बस इतना पता था कि जब से मौसी के पास आया था तब से ही टांगों में दर्द शुरू हो गया था। हिम्मत करके उठा, हाथ मुंह धोकर आंगन में निकला। मौसी घर की सफाई कर रही थीं। मुझे देखकर मुस्कुराई, पास आकर माथा चूमा और बोली, उठ गया मेरा राजकुमार। फिर पास पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली, यहाँ बैठो, अभी नाश्ता लाती हूँ। मौसी का अंदाज बिल्कुल मेरी माँ जैसा था। वो मुझसे उसी तरह प्यार करती थीं। मैं उनकी बात मानकर कुर्सी पर बैठ गया और मौसी नाश्ता बनाने चली गईं। उन्हें मुस्कुराता देखकर मुझे सुकून मिला और भगवान का शुक्रिया किया कि अब मेरी मौसी जिंदगी की तरफ लौट रही थीं, मुस्कुराने और बोलने लगी थीं। ये सब मेरी माँ की कुर्बानी की वजह से हुआ था, वरना कुछ वक्त पहले हुए हादसे ने तो उनके चेहरे की हंसी ही छीन ली थी। वो कैसा हादसा था जिसने मौसी के जीने की उम्मीद ही खत्म कर दी थी। मौसी के जवान बेटे की मौत ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। मेरे ममेरे भाई की अचानक मौत ने मौसी को तोड़कर रख दिया था। वो कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से चला गया था। उसे न कोई बीमारी थी न तकलीफ, मगर जाहिर है मौत का कोई समय नहीं होता। जिसका वक्त आता है चला जाता है, लेकिन हम इंसानों में इतना सब्र कहाँ। हम सब्र नहीं कर पाते और जाने वाले के पीछे रो रो कर खुद को खत्म कर लेते हैं। ये नहीं सोचते कि भगवान ने जो दिया है वो ले भी सकता है। मेरी मौसी भी अपने बेटे के गम में टूट गई थी और बुरी तरह चीख चीख कर रोती थीं। वो उनका इकलौता बेटा था और मौसी उस पर जान छिड़कती थीं। उनकी जिंदगी बेटे से शुरू होकर बेटे पर ही खत्म होती थी। मेरे मौसा की मौत तो बहुत पहले हो गई थी। वो अपने पीछे खूब दौलत छोड़ गए थे, इसलिए मौसी को पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस एक बेटा था जिसे दिल से लगाकर पाला था। जीने का सहारा बस वही था। बहुत लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। उसे जिंदगी का हर सुख दिया था। उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी जो मौसी ने पूरी न की हो। मौसी का बेटा यानी मेरा भाई बहुत आराम से जीवन जी रहा था, मगर इसके बावजूद उसमें घमंड नाम की चीज नहीं थी। वो बहुत हंसमुख और मिलनसार लड़का था। उसने अपने लाड़ और अमीरी का कभी गलत फायदा नहीं उठाया। सच तो ये है कि उसकी मौत का हमें भी बहुत सदमा पहुंचा था। वो उन लोगों में से था जो मरते हैं तो सबकी जबान पर सिर्फ अफसोस और तारीफ ही होती है। ऐसा नहीं था कि मरकर ही अपनी अहमियत जताई, बल्कि जिंदा रहते भी पूरा परिवार और जानने वाले उसकी तारीफ करते थे, जिस पर मौसी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता था। जब वो मरा तो सबको बहुत अफसोस हुआ। तब मेरी माँ से मौसी की बुरी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने मुझे मौसी को सौंप दिया ताकि उनका दिल बहले और उन्हें सब्र आए। इस तरह मैं पूरी तरह से मौसी के साथ रहने लगा। मौसी भी शुरू में मुझे घूरती रहती थीं। साफ महसूस होता था जैसे मुझे मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हैं, मगर फिर भी हर वक्त मुझे सामने देखकर वो धीरे धीरे संभलने लगीं और अब मेरा बहुत ख्याल रखने लगीं। मुझे अपने बेटे का सामान और कमरा दे दिया और खुद मेरे पास सोने लगीं। मैं समझता था वो अपना बेटा खोने के बाद बहुत डर गई हैं, इसलिए मेरे साथ सोती हैं, रात को अकेला नहीं छोड़ती। मैं भी मौसी की इस ममता पर खुश हो गया था और उन्हें अपने कमरे में सोने देता था। लेकिन आधी रात को आंख खुलती तो मौसी मुझे जागी हुई मिलती थीं, मगर मुझे जागता देखकर मुस्कुरा देती थीं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मेरी नींद अब बहुत गहरी होने लगी कि रात को सोता तो सुबह ही उठता था, और जब उठता तो मेरी टांगें बेजान सी महसूस होती थीं। शुरू में अपनी हालत को थकान समझ लिया। हालांकि मैं कोई भारी काम नहीं करता था, बस दोस्तों के साथ घूम लेता था। अब तो वो भी छोड़ दिया और सारा दिन घर पर पड़ा रहता, मगर हालत ठीक होने के बजाय और खराब होने लगी। अब तो पूरा शरीर ही दर्द करने लगा था। मैं परेशान रहने लगा।
मौसी को बताया तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि थकान होगी, आराम कर लो, ठीक हो जाओगे। हिम्मत करके मैंने अपने घरवालों को बताया तो वे मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो चौंक पड़ा। मौसी रोजाना मेरे साथ। मेरा नाम अरुण है। मेरी उम्र 18 साल है और मैं एक अच्छे खासे घर में पैदा हुआ। हम 3 भाई बहन थे। मेरे पिता का अपना कपड़े का व्यापार था जिसकी आमदनी से अच्छी गुजर बसर हो रही थी। मेरे पापा सिर्फ 2 भाई थे। मौसा के मुकाबले पापा का व्यापार छोटा था और हम बच्चे भी ज्यादा थे, मगर पापा ने फिर भी हमें अच्छा खिलाया पिलाया और पढ़ाया लिखाया। जबकि मेरे मौसा का एक ही इकलौता बेटा था। मौसा के मरने के कुछ ही वक्त पहले उसका जन्म हुआ था। मौसा की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस मौत से मौसी बहुत टूट गई थी, लेकिन अपने बेटे को देखकर उनमें जीने की उमंग जागी थी। मौसी ने अपने बेटे को बहुत मोहब्बत से पाला था। बाप की कमी तो रहती ही है, मगर मौसी ने कोशिश की थी कि भाई को उस कमी का ज्यादा एहसास न हो। हमारी जिंदगी अलग थी। हमारा खाना पीना पहनना अच्छा तो था, लेकिन पढ़ाई के खर्च और घर के दूसरे खर्चों की वजह से पापा की कमाई का बड़ा हिस्सा निकल जाता था। मेरी माँ कुछ पैसे बचा रही थी ताकि बच्चों की शादी के वक्त दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इसलिए हम भाई बहन अपनी इच्छाएं सीमित रखते थे, मगर हमारे भाई की बात अलग थी। मौसी का तो बस नहीं चलता था, पूरी जायदाद बेटे पर न्यौछावर कर दी। मौसी और मेरी माँ में बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ के मिलनसार और हमदर्द मिजाज का था, वरना मौसी अपने आप में रहने वाली इंसान थी। उनका सारा ध्यान और प्यार बस अपने बेटे के लिए ही था। उन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं था। जब मौसा जिंदा थे तब हम सब मिलकर रहते थे, मगर मौसा की मौत के बाद मौसी अपने बेटे को लेकर एक महंगे घर और अच्छे इलाके में रहने लगीं। लेकिन हमारे बीच का प्यार और रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। हम अक्सर मौसी के घर जाया करते और मेरा ममेरा भाई भी हमारे घर आया करता। वो बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, जिसने अपने बाप की मौत के बाद मेरे पापा को ही अपना बाप समझ लिया था। अपनी हर समस्या पापा से पूछता, हर बात बताता। मेरी माँ को भी वो माँ का दर्जा देता था और हम भाई बहनों से भी उसका वैसा ही रिश्ता था। बड़ी मुसीबत तो तब टूटी जब एक दिन अचानक सुबह सुबह मेरे भाई के मरने की खबर मिली। हम सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और हम लोग दंग रह गए, क्योंकि वो एक दिन पहले ही हम सबसे मिलकर गया था और उस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक और स्वस्थ था। फिर सुबह सुबह अचानक उसे क्या हो गया। इंसान के अंदर ये स्वाभाविक है कि जब किसी के मरने की खबर सुनते हैं तो उसकी मौत का कारण भी खोजने लगते हैं। हमें लगता है कि वो सोते हुए मरा है तो जरूर कोई वजह होगी, हालांकि मौत के लिए किसी कारण का होना जरूरी नहीं। हम भी अपने भाई की मौत पर हैरान रह गए थे और रोते हुए मौसी के घर पहुंचे। सामने ही हमारा भाई अपना बेजान शरीर लिए गहरी नींद में सो रहा था। ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि दिल फटने वाला था। ऐसा पहली बार हुआ था जब हम वहां पहुंचे और भाई दरवाजे से हमें लेने नहीं आया, बल्कि हमें उस तक जाना पड़ा। मौसी की जोरदार चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं, जिसकी वजह से सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मौसी का सदमा सबसे बड़ा था, वो तो उनकी जीने की इकलौती वजह था। हम सब भी रोते हुए मौसी के पास पहुंचे और मौत का कारण जानने लगे। तब मौसी ने रोते हुए बताया कि रात को तो अच्छा भला था, खाना पीना भी मेरे साथ किया, और फिर बोला कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आराम करना चाहता हूँ। मौसी ने बताया कि फिर मैंने उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया, मगर सुबह जब कॉलेज जाने के लिए मौसी उसे जगाने कमरे में पहुंची तो उसका शरीर बेजान हो चुका था। उसकी अचानक मौत ने सबको चौंका दिया था। मौसी के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वो तो लगभग पागल ही हो गई थी और जोर जोर से चीखकर अपने बेटे को पुकार रही थी। जब भाई के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा तो मौसी बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरी माँ भी बहुत उदास थी और मौसी को संभाल रही थी। आसपास लोग मौसी के लिए अफसोस कर रहे थे। कितनी जमीन जायदाद और चलता कारोबार अब किसके हवाले करेंगी। पति तो पहले ही चले गए, अब जवान बेटा इकलौता सहारा वो भी छोड़कर चला गया। लोगों की ऐसी बातों पर मेरी माँ को बहुत अफसोस हुआ। जिसका जवान बेटा छूट गया हो उसे भला अब दौलत और जायदाद का क्या करना। सबसे कीमती चीज तो औलाद ही होती है। जब वही नहीं रही तो दौलत जायदाद किस काम की। एक माँ के लिए तो उसकी पूरी दुनिया उसका बच्चा ही होता है, और वही दुनिया मौसी की लूट चुकी थी। मौसी को बहुत देर बाद मुश्किल से होश में लाया गया, मगर जैसे ही होश में आई और अपने बेटे को पास नहीं देखा तो उल्टी सीधी बातें करने लगी। कभी कहती कि उनके बेटे को किसी ने मार डाला है, तो कभी चीखने लगती कि उनका बेटा जिंदा है, अपने कमरे में सो रहा है, जल्दी से उठाकर लाओ, मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ। हम सब जानते थे कि उनकी हालत जवान बेटे की अचानक मौत की वजह से ऐसी हो गई है, इसलिए सबकी आंखों में आंसू थे। मेरी माँ ने जब ये देखा तो परेशान हो गई।
क्योंकि हम सारी जिंदगी मौसी के पास नहीं रह सकते थे और अब मौसी अपने बड़े से घर में अकेली कैसे रहती। हम लोगों को तो अपने घर जाना ही था। माँ ने मौसी को अपने साथ चलने को कहा, मगर वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि कभी भी मेरा बेटा यहाँ आ सकता है। मौसी की ऐसी बातें सुनकर उन्हें अकेला छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा था। फिर तय ये हुआ कि हम में से किसी एक को मौसी के पास रुक जाना चाहिए, ताकि वो अकेली न रहें और कोई उनका ख्याल रख सके। मेरी बहनों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था और बड़ा भाई मौसी के पास रहने को तैयार नहीं था, इसलिए घर वालों ने मुझे ही मौसी के पास छोड़ दिया और मुझे दो समझा बुझाकर चले गए। शुरू में मौसी का रवैया वैसा ही था। वो उठते बैठते पागलों जैसी हरकत करती, कभी चीखने लगती तो कभी बड़बड़ाने लगती। मैं सामने होता तो मुझे बहुत बुरी तरह घूरने लगती। ऐसा लगता जैसे मुझे अभी खा जाएंगी। अपने बेटे की जगह मेरा होना उन्हें शायद गवारा नहीं था। मैं मौसी के घूरने से डर जाता था, मगर खुद को समझाता था कि मौसी भी इस वक्त बहुत दुखी हैं, उन्हें किसी सहारे की जरूरत है। अगर मैं भी डरकर पीछे हट गया और उन्हें अकेला छोड़कर चला गया तो मौसी का फिर क्या होगा, वो किसके सहारे जिंदा रहेंगी। यही सोचकर मैं सब्र कर लेता था। मुझे उनकी परवाह भी थी। मैं चाहता था कि किसी तरह मौसी नॉर्मल हो जाएं, उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। इसलिए मैं मौसी के हर बुरे रवैये को सह रहा था और उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा। फिर मौसी भी अब कुछ बदलने लगी। अब वो मुझे खा जाने वाली नजरों से नहीं देखती थी, बल्कि आंखों में चमक लिए देखती रहती थी। ऐसा लगता जैसे मुझे देखकर कितनी खुश होती हैं। एक दिन वो मुझे पकड़कर अपने बेटे के कमरे में ले गईं और उसका सारा कीमती सामान उठाकर मुझे देने लगी। मौसी के अंदर आए इतने बड़े बदलाव पर मैं हैरान था, मगर खुश भी था कि चलो, मैंने मौसी को दुख के दरिया से निकाल लिया है। धीरे धीरे मौसी नॉर्मल हो रही थीं, जिंदगी की तरफ लौट रही थीं, और मेरा ये सोचना सही निकला। मौसी बहुत ज्यादा संभलने लगी। मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती और मुझे अपने पास बिठाकर खाना खिलाती। ज्यादातर वक्त मेरे आसपास ही रहती, बहाने से मेरे सारे काम करती। मैं भी मौसी के इस रवैये पर बहुत खुश था कि चलो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। लेकिन अभी भी अगर मैं रात को जागता तो मौसी मुझे जागती मिलती थी। मुझे मौसी की चिंता रहती थी। मुझे लगता शायद अब भी वो अपने बेटे को भूल नहीं पाई हैं और उसकी याद में रात को जागती रहती हैं। मगर मौसी मेरे कमरे में मेरे पास ही सोती थीं। कुछ दिन बाद मेरी नींद बहुत ज्यादा गहरी होती चली गई कि मैं रात को सोता तो सुबह ही आंख खुलती, वो भी मौसी के जगाने पर। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि दिन भर की थकान की वजह से शायद रात को गहरी नींद सो जाता हूं। लेकिन इतनी लंबी नींद लेने के बाद भी मेरी सेहत अचानक धीरे धीरे गिरने लगी। मैं थका सा रहने लगा और सुबह उठता तो टांगें बेजान सी होती। मैं इसे अपनी थकान समझ लेता और अपनी हालत को नजरअंदाज कर देता। अपनी तरफ से पूरा आराम करने की कोशिश करता, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब तो धीरे धीरे मेरे चेहरे की चमक भी खत्म होने लगी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे। शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। हालांकि मौसी मुझे अच्छा खाना दे रही थी। सोने से पहले 1 गिलास दूध भी देती। सुबह दूध, ब्रेड, मक्खन। नाश्ते की टेबल पर क्या क्या नहीं होता था। सच कहूं तो मेरी जिंदगी मौसी के घर अपने घर से ज्यादा आराम से गुजर रही थी। मगर फिर भी मैं कमजोर होता जा रहा था और ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने एक दिन अपनी ये परेशानी मौसी को बताई कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कमजोरी भी बहुत ज्यादा लग रही है। मेरी बात पर मौसी ने गौर से मुझे देखा और ना में सिर हिलाते हुए बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम दोस्तों के पास जाते हो तो खेलने कूदने में थकान हो जाती होगी। आराम करो, ठीक हो जाओगे। मैं मौसी की बात सुनकर चुप हो गया, मगर मैं कोई बच्चा नहीं था जो अपनी हालत को ऐसे नजरअंदाज कर देता। नया जवान हो रहा था, खेलने कूदने से इतनी कमजोरी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने मौसी से ज्यादा बहस नहीं की और अपने कमरे में आराम करने चला गया। अब तो मैंने दोस्तों के साथ बाहर जाना भी छोड़ दिया था। बाहर से थोड़ा बहुत सामान मौसी के लिए ले आता। अब मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि मैं मौसी का ख्याल रखने की बजाय उन पर बोझ बनता जा रहा हूँ। मैं खुद सारी जिम्मेदारी लेना चाहता था, मगर अब बिल्कुल ही कमजोर हो चुका था। घर में चलना भी मुश्किल हो रहा था। कॉलेज जाना तो दूर की बात थी। कभी कभी जब कॉलेज चला जाता तो मेरे दोस्त मुझे हैरत से देखते और कहते, कितने कमजोर क्यों होते जा रहे हो। अब तो मेरी टीचर ने भी महसूस कर लिया था और मुझे सलाह दी कि किसी डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन मैं करता तो क्या करता, मौसी ने तो मेरी बात मानने से ही इनकार कर दिया था। फिर एक दिन मजबूर होकर मैं अपने घर चला गया और उन्हें अपनी समस्या बताई।
मेरी हालत देखते ही घरवाले बहुत घबरा गए। मेरे पापा मुझे उसी वक्त डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरी हालत देखी तो वो भी चौंक गया। उसने मेरा चेकअप किया तो हैरान हो गया। वो मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे साथ कौन कौन है। पापा और मैं ऐसे सवालों पर हैरान थे। मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं अपनी मौसी के साथ रहता हूँ और घर में सिर्फ मौसी के अलावा और कोई नहीं होता। डॉक्टर ने ये सुनकर हैरत जताई और मेरी हालत की वजह पापा को बताई तो मुझे और पापा को तेज झटका लगा। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मैं बैठा रह गया। हम दोनों पिता पुत्र सिर झुकाए घर पहुंचे तो घर वाले हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही घर में दाखिल हुए, मेरी माँ मेरे पास आई और पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? पापा शायद गुस्से में थे। वो गुस्से में बोले, वो औरत दिमागी मरीज है और बहुत बेरहम है। पापा तो ये भी बोल गए कि मौसी ने अपना बेटा खुद मारा होगा। मेरी माँ हैरान रह गई। पापा को समझाने की कोशिश करने लगी कि वो भला ऐसा क्यों करेंगी, अपने बेटी की जान कोई क्यों लेगा, वो तो उसे कितना प्यार से पाल रही थी। माँ की बात पर पापा भड़क उठे और उल्टा मेरी माँ से ही लड़ने लगे कि औलाद हमारी कोई फालतू चीज नहीं है जो तुम उस औरत का दिल बहलाने के लिए मेरा बेटा उसे दे आई थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि वो हमारे बेटे के साथ क्या कर रही थी? पापा की बात सुनकर मम्मी भी चौंक गईं। मुझे देखा तो मैं सिर झुकाए बैठा था। मुझे दुख हो रहा था कि मैं उस औरत को अपनी माँ समझता रहा और वो मेरे साथ क्या करती रही। मेरे कानों में अब तक डॉक्टर की बात गूंज रही थी। डॉक्टर ने पापा को बताया था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई थी और मैं धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था। तब मुझे पता चला कि मैं क्यों अब रातों को गहरी नींद सोने लगा था और मौसी क्यों मुझे रोजाना सोने से पहले 1 गिलास दूध देना कभी नहीं भूलती थी। पापा ने मम्मी को बताया तो वो सदमे से एक तरफ बैठ गईं। अगर मैं घर में आकर किसी को न बताता तो यकीनन एक दिन खामोशी से इस दुनिया से चला जाता और मेरे माँ बाप को मेरे मरने की वजह भी पता नहीं चल पाती। मेरी माँ मेरी हालत देख देख कर रो रही थीं और मुझसे माफ़ी मांग रही थीं कि माफ़ कर दो, मैं नासमझ थी जो उस औरत को समझ नहीं पाई और तुम्हें उसके हवाले कर दिया। मैं जानता था कि इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी, मैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, बल्कि वो तो वाकई मौसी के ख्याल से मुझे वहाँ छोड़ आई थीं। उनका दिल बिल्कुल साफ था। अब मेरी माँ ने मुझे अपने साथ ही रख लिया। फिर एक दिन मैं, पापा और माँ मेरा सामान लेने मौसी के घर पहुंच गए। पापा ने मौसी से लड़ाई की और उन्हें भला बुरा कहा कि वो अपना जवान बेटा उनके हवाले करके गए थे और उन्होंने इसका क्या बदला दिया। इस पर मौसी ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे माँ बाप की बोलती बंद हो गई। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मौसी गुस्से से चीखते हुए कहने लगी, तुम लोगों ने मेरी हमदर्दी में नहीं बल्कि मेरी दौलत जायदाद के लालच में अपना बेटा मुझे सौंपा था। तुम लोगों ने मेरे बेटे को भी अपने साथ मिला लिया था। वो हमेशा तुम लोगों के गुण गाता करता था। तुम लोगों ने सोचा होगा ऐसा करके मेरी सारी दौलत हथिया लोगे। वो न जाने क्या क्या बोलती जा रही थीं। तब हमें पता चला मौसी के दिल में हमारे लिए कितनी नफरत भरी हुई थी। मौसी को लग रहा था कि हम दौलत जायदाद के चक्कर में उनके बेटे से इतना प्यार कर रहे थे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मेरी मौसी मेरी माँ से चीखते हुए बोली, मेरे बेटे पर डोरे डाल रखे थे तुम लोगों ने। अपनी बहन की बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती थी, जिससे कि मेरे बेटे को मुझसे छीन सको और सारी दौलत हथिया सको। उस दिन भी मेरा बेटा मेरे पास यही कहने आया था कि माँ, मौसी की बहन की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। और मैं फौरन समझ गई थी ये सब पट्टी तुम्हारी पढ़ाई हुई है। मैंने फौरन मना कर दिया था। मैंने अपने बेटे की सारी इच्छाएं पूरी की थीं, लेकिन मैं उसकी ये इच्छा हरगिज पूरी नहीं कर सकती थी। मेरा बेटा मेरी बहुत इज्जत करता था, मेरी सारी बातें मानता था। जब मैंने उससे शादी के लिए मना किया तो वो मेरी बात फौरन मान गया था, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हो गया था और उस रात अपने कमरे में चला गया था। लेकिन सुबह अपने कमरे में बेजान शरीर के साथ मिला था। मेरे बेटे की ये मौत हादसा नहीं थी, बल्कि मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने ही मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया था। मौसी की घटिया सोच पर हम लोग कांप गए। मेरी माँ ने जब मुझे मौसी के हवाले किया था कि आज से ये तुम्हारा बेटा है, तो मौसी को और भी ज्यादा विश्वास हो गया था कि हम सच में उनसे दौलत हथियाना चाहते हैं, इसीलिए उनके घर में अपना बेटा दे रहे हैं। वो पहले तो खामोश रहीं, मगर फिर सोचा कि अगर हम लोग उनका बेटा छीन सकते हैं तो वो भी हमारे घर का जवान बेटा उनसे छीन सकती हैं, और फिर इसीलिए उन्होंने मेरे साथ वो घटिया हरकत की थी। पापा ने गुस्से से कहा, हमें तुम्हारी दौलत का कोई लालच नहीं है। जो मरा वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि मेरे भाई की आखिरी निशानी भी था। पापा ने कहा, हम ऐसी बुराई पर लानत भेजते हैं जिसके लिए किसी मासूम की जान देनी पड़े।
पापा और मम्मी सारा सामान लेकर घर लौट आए और मौसी को अकेला छोड़ आए। पूरा घर मेरे आसपास जमा रहता था और मेरा ख्याल रख रहा था। सबको मेरी मौत का डर था। सब मेरा ध्यान रख रहे थे और डॉक्टर के कहे अनुसार मुझे टाइम पर दवाइयां दे रहे थे। अब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन मुझे अभी भी मौसी का ख्याल आता था। मुझे उनका वो छुप छुप कर रोना याद आता था कि कैसे वो अपने बेटे के गम में छुप छुप कर रोया करती थी। मैं तो उन्हें अपनी माँ समझने लगा था और उनके साथ रहने से मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। मैं जैसे ही ठीक हुआ मौसी के पास फिर से पहुंच गया। मौसी मुझे देखकर नजरें चुराने लगी। वो बहुत कमजोर और बीमार लग रही थीं। मैंने उनके हाथ थामकर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। मैंने मौसी से कहा, आप अपनी सारी दौलत जायदाद गरीबों में बांट दें और गरीबों के लिए एक बड़ा सा अस्पताल बनवा दें जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। हो सकता है ऐसा करने से आपके बेटे की आत्मा को शांति मिले और आपके दिल को भी चैन मिले। मुझे आपकी दौलत जायदाद का कोई लालच नहीं है। मेरी बात सुनकर मौसी रो पड़ी और मुझसे माफी मांगने लगी। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा था। मैंने माँ समझकर अपनी मौसी को माफ कर दिया। उन्होंने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मुझे देने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर मौसी ने अपनी सारी दौलत जायदाद आज गरीबों में बांट दी है। अपने बेटे के नाम से एक अस्पताल बनवाया और उसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज होने लगा। अब मौसी हमारे साथ ही रहती हैं। उनके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है, जिसे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मेरे घरवालों ने भी मौसी को माफ कर दिया है और हम सब लोग अब मिलकर रहते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।